हम देख रहे थे मुद्राकीय नीति, मौद्रिक नीति, नाणकीय नीति। नाणकीय नीति के साधन देख रहे थे, नाणकीय नीति नहीं, नाणकीय नीति के साधन। है ना, मतलब मौद्रिक नीति के साधन। मॉनिटरी पॉलिसी, साधन मतलब जिसका उपयोग करके नाणकीय नीति मतलब मौद्रिक नीति को अमल में लाया जा सकता है ना, मतलब आर्थिक स्थिरता बनाई जा सकती है ना, मतलब कि देश का आर्थिक विकास करने में आर्थिक स्थिरता रहेगी तब जाके देश का आर्थिक विकास होगा और प्रजा का हित होगा। प्रजा का हित और देश का विकास, प्रजा का हित देश के विकास में और देश का विकास आर्थिक स्थिति के हाथ में है ना, स्थिरता के हाथ में। तो आर्थिक स्थिरता कैसे कहते हैं कि जहाँ पे का पूर्ति मतलब मुद्रा का सप्लाई और मुद्रा की मांग दोनों इक्वल हो तो इसको बोलेंगे आर्थिक स्थिरता। अब आर्थिक स्थिरता बनाने के लिए मुद्रा का सप्लाई, मुद्रा की मांग समान होनी चाहिए। उसके लिए दो प्रकार के साधन का उपयोग कर सकते हैं मौद्रिक नीति में, एक तो परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। परिमाणात्मक साधन में हमने सबसे पहले देखा बैंक रेट, कि जिसके अंदर क्या होता है, आरबीआई जो है वो बैंक को लोन देती है लेकिन लंबे समय के लिए, है ना। तो पहले के समय में ये बैंक रेट को बढ़ाकर, है ना, बैंक रेट को बढ़ाकर या घटाकर, बैंक रेट को बढ़ाकर या घटाकर, सॉरी, लोन देती है उसे बैंक रेट नहीं कहते हैं। लोन देने के ऊपर जो जिस ब्याज के दर पे वो लोन देती है, जितना वो ब्याज बैंक के पास से लेगी उसे बैंक रेट कहेंगे, है ना। तो बैंक रेट को बढ़ाकर या घटाकर बैंक के पास से पैसा, अधिक पैसा प्राप्त किया जा सकता है या अधिक पैसा उसको दिया जा सकता है ना। अगर बैंक रेट ज़्यादा होगा तो बैंक के आरबीआई के पास लोन लेना सही नहीं समझेगी, है ना, और आरबीआई के पास पैसा लेना सही नहीं समझेगी, लोन लेना सही नहीं समझेगी और प्रजा के पास पैसा लेगी, और प्रजा के पास पैसा लेगी तो मार्केट में, अर्थतंत्र में मुद्रा की सप्लाई कम होगी, है ना। तो बैंक रेट कम होगा तो क्या होगा, अरे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मुद्रा की सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति मार्केट में कम होगी, है ना। अगर बैंक रेट कम हुआ तो क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति मार्केट में बढ़ेगी। क्यों, कैसे बढ़ेगी, है ना। अगर सरकार ने बैंक रेट को कम कर दिया तो जो बैंक ने जो अभी तक लोन नहीं लिया है आरबीआई से, पब्लिक के पास से पैसा लिया है ना, अभी वो क्या करेगी, पब्लिक को पैसा वापस देने की कोशिश करे, आरबीआई से मतलब पब्लिक को लोन देने की कोशिश करेगी, आरबीआई के पास से लोन लेगी, आरबीआई के पास से लोन लेगी तो आरबीआई के पास से पैसा निकलेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक पब्लिक को लोन देगी, पब्लिक को लोन देगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का सेम है बैंक रेट की तरह, रेपो रेट बढ़ेगा तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी, बैंक रेपो रेट कम होगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। सेम इसमें भी ऐसा ही है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी, रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है ना। कल यही सीखे थे ना हम। लेकिन रेपो रेट में क्या है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या है, एक दिन, 5-7 दिन या 15 दिन के लिए
अगर बैंक को पैसा चाहिए तो जामीनगिरी की खरीद बिक्री करके वो आरबीआई से पैसा प्राप्त कर सकती है, आरबीआई को पैसा दे सकती है। उसके अंदर जो बट्टा रहता है, बट्टा मतलब एक प्रकार का ब्याज का दर होता है, लेकिन वो बट्टा क्या होता है कि पहली बार में ही काट लिया जाता है, इसलिए उसको ब्याज का दर बोलने से अच्छा है, मतलब ब्याज बोलने से अच्छा है बट्टा बोला जाए, है ना। तो ये बट्टा जो होता है, उस बट्टे का जो दर होता है उसको अगर बैंक मतलब बैंक को चुकाने वाला दर है, बैंक से लिया हुआ पैसे का चुकाने वाला बट्टा है, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। और बैंक को दिया हुआ पैसा है उसका अगर ब्याज या फिर बट्टा लेना है और उसका जो दर होता है उसका रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। तीसरा दिया है कपरा समय में स्थिरता लाने की जोगवाई, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पे भी इमरजेंसी के समय तो मेरे हिसाब से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब यहाँ पे उस बैंक के पास मतलब जो भी पैसा होता है वो इतना, मतलब इमरजेंसी में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब वो मतलब रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट के हिसाब अलावा भी एक्स्ट्रा जामीनगिरी दे के इमरजेंसी के लिए पैसा प्राप्त आरबीआई से कर सकती है। लेकिन यहाँ पे रेपो रेट से उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, मतलब उसका ब्याज जो दर होता है वो रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है। उसके बाद है रोकड़ अनामतना प्रमाण में फेरफार, रोकड़ अनामत की अनुपात में परिवर्तन, दर में परिवर्तन। तो जैसा कि हम सीख चुके हैं रोकड़ अनामत क्या होता है, तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पे 2-3 पॉइंट है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा आगे देखते हैं दूसरे पेज में। तो आरबीआई जो है उसने बैंक के लिए कुछ नियम बनाए हैं, व्यापारी बैंक के लिए कुछ नियम बनाए हैं, है ना। कौन से नियम बनाए? पहला कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 2 नियम खास करके समझना। जैसे कैश रिजर्व रेशियो, उसका अर्थ क्या है? रोकड़ अनामत का दर। इसका अर्थ क्या है कि बैंक जो है वो पब्लिक के पास से जो पैसा बचत के रूप में लेती है या थापण के रूप में लेती है ना, तो वो पूरे का पूरा पैसा बैंक लोन के रूप में नहीं दे पाएगी, है ना। जबकि फाइनेंशियल संस्थाएं होती है जो कि नॉन बैंकिंग बोला जाता है, नॉन बैंकिंग, वो प्रजा के पास कोई पैसा नहीं लेती है बचत के रूप में। हाँ, वो शेयर के रूप में ले सकती है ना, वो डिबेंचर के रूप में ले सकती है, लेकिन बचत के रूप में नहीं ले सकती। हाँ, तो फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग कंपनी जो होती है वो प्रजा के पास से बचत के रूप में या थापण के रूप में कोई पैसा नहीं लेती, और इसी प्रकार वो जितना चाहे उतना लोन दे सकती है पब्लिक को, है ना, क्योंकि प्रजा का पैसा नहीं है, मालिकों का पैसा है। शेयर मतलब मालिकों का पैसा हुआ, शेयर के रूप में पैसा प्राप्त किया था, है ना। वो जितना चाहे लोन दे सकती है, उसके ऊपर आरबीआई के बैंकिंग के नियम जो है वो नहीं लगेंगे, उसको नॉन बैंकिंग के जो नियम है वो लगेंगे, है ना। क्योंकि बैंक जो है वो प्रजा का पैसा प्राप्त कर रही है, इसलिए उसको उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा सख्ती बना सकती है आरबीआई। ठीक है, बोलो कौन बोल रहा था? ठीक है, तो आरबीआई जो है, तो ये सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या कि थापण बचत के रूप में उसने समझ लीजिए कि 100 रुपया बैंक के पास आया,
बचत के रूप में 100 रुपया बैंक के पास आया, तो बैंक का एक तो कैश रिजर्व रेशियो होता है, समझ लीजिए कि 20% है ना। तो एक तो वो 20% माइनस कर देना है इसमें से। बचा कितना? 80 रुपया। अभी ये जो 80 रुपया बचा है उसमें से भी ये SLR भी एक रखना पड़ेगा। SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ना। वो भी एक कैश रिजर्व रेशियो जैसा ही है ना। उसके अंदर क्या होता है कि 25%, 25%, हाँ हाँ, तो उसकी कुल बचत 100 में से 25% उसको रखना पड़ेगा गोल्ड या कैश, है ना, या जामीनगिरी, या जामीनगिरी। जामीनगिरी मतलब सिक्योरिटी। मतलब गोल्ड या कैश या सिक्योरिटी, है ना। तो उस वो गोल्ड या कैश मतलब सोना या रोकड़ या मतलब कि नकद या सिक्योरिटी के स्वरूप में रखना जरूरी है। तो 20 + 25 कितना हो गया? 45% तो बैंक को रखना है। तो बाकी का कितना बचेगा? 100 में से 45% चला जाएगा तो, और मतलब 25% गया तो कितना बचेगा? 55%। वो 55% ही वो प्रजा को लोन दे पाएगी। प्रजा को कितनी लोन दे पाएगी? प्रजा के पास कितना पैसा जाएगा? हाँ, अभी ये पैसा, ये 25% वो गोल्ड के रूप में कैसे रखेगी कि वो गोल्ड लोन दे सकती है ना। चलो वो ठीक है, लेकिन गोल्ड के रूप में रखे तो, कैश के रूप में रखे तो भी चलेगा। सिक्योरिटी के रूप में रखे तो वो पैसा किसके पास जाएगा? वो RBI के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? अगर सिक्योरिटी के रूप में रखे तो वो पैसा किसके, कहाँ पे, किसके पास जाएगा? RBI के पास जाएगा, है ना। तो अलग अलग तरीके से ये SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना पड़ेगा। पूरे का पूरा पैसा वो लोन के स्वरूप में नहीं दे सकती, क्योंकि अगर लोन जिन जिन लोगों ने लोन ली है वो लोग अगर भाग गए, है ना, वो लोग अगर छोड़ मतलब दिवालिया हो गए, है ना, तो प्रजा की बचतों का पैसा है, ये तो प्रजा की बचतों का पैसा है ना। तो प्रजा को नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रजा का हित देखना है, RBI को देखना है कि नहीं। प्रजा के लिए काम कर रहे हैं, प्रजा के कल्याण के लिए देखना है कि RBI को बैंक के ऊपर कंट्रोल करना है। तो ये एक तो कैश रिजर्व रेशियो और SLR जितना ज़्यादा होगा, हाँ, उतना बैंक के पास से लोन के रूप में ज़्यादा पैसा नहीं जा पाएगा, और बैंक के पास से लोन के रूप में प्रजा के पास ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। तो क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति कम रहेगी, और मुद्रा की पूर्ति कम रहेगी तो मुद्रास्फीति में कंट्रोल लाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मंदी बढ़ सकती है ना। जब मंदी का समय आता है तो RBI CRR और SLR का थोड़ा कम कर देती है। थोड़ा कम कर देगी तो 45% की जगह पे शायद 50% या 60% पब्लिक के पास पैसा जा सकता है। और पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो क्या होगा? मुद्रा मतलब मंदी को कंट्रोल में लाया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो पब्लिक के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मंदी को कंट्रोल में लाया जा सकता है, और धीरे धीरे मार्केट आर्थिक स्थिरता पे आ सकता है। क्लियर हुआ? तो CRR में तो बैंक के पास 20% पैसा रहेगा, लेकिन SLR में वो सिक्योरिटी के रूप में पैसा रहेगा, है ना। वो ज़्यादातर अभी सिक्योरिटी के रूप में ही रहता है, और गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में तो होता ही नहीं है, क्योंकि कैश के रूप में तो ज़्यादातर वो लोन में ही चला जाता है। इसलिए सिक्योरिटी और गोल्ड के रूप में पैसा रहेगा। तो सिक्योरिटी में खास करके क्या होता है, उसमें भी पब्लिक के पास पैसा जाता जरूर है। गोल्ड के रूप में भी सर पब्लिक के पास पैसा जाता जरूर है, लेकिन वो उसको अलग प्रकार का गोल्ड लोन बोला जा सकता है ना। जबकि सिक्योरिटी में क्या होता है कि ये पैसा RBI के पास जाता है, लेकिन RBI के पास किस तरह से जाता है? वो सिक्योरिटी के रूप में जाता है। RBI इस पैसे का क्या करती है? मार्केट में घुमाती जरूर है ना। कैसे घुमाती है कि ये पैसा RBI के द्वारा बैंक के मतलब सरकार के पास जाएगा, और सरकारी कार्य कौन से होते हैं? सरकार जो कौन से काम करती है? सड़क बनाना, दवाखाना बनाना, सर। यस 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 यस, हाँ, वगैरह, है ना। तो
इस प्रकार वो पब्लिक के पास मतलब पैसा तो खर्च करती है। हाँ, दवाखाना बनाएंगे तो डॉक्टरों को सैलरी देना पड़ेगा, नर्स को देना पड़ेगा। हाँ, दवाखाना बनाने के लिए मजदूर को, दीवार खड़ी करने के लिए मजदूर को पैसा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार वहाँ पे निवेश तो होता ही है, पैसा मार्केट में जाता है ना। लेकिन वहाँ पे कंट्रोल ये करना है कि भाई वो लोन के रूप में ना जाए, क्योंकि वहाँ पे दिवालिया निकल जाएगा तो बैंक को भी प्रॉब्लम होगा और प्रजा की बचतों को भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, सरकार के पास रहेगा तो सरकार कभी भी उसका पैसा आधा, समझ लीजिए यहाँ पे 20 और 25 गिनो तो भी आधा जितना पैसा तो सरकार के मतलब कंट्रोल में ही रह गया कि इतना पैसा तो लोन के रूप में देना ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं बुक में। एक आर्थिक स्थिरता को बनाने के लिए ओएमओ है ना। ओएमओ क्या है कि उसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, आरबीआई बैंक के साथ कुछ नहीं करती। आरबीआई जो है वो बैंक के साथ कुछ नहीं करती है ना, बैंक। लेकिन आरबीआई जो है अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, या तो बैंक मतलब या तो बैंक को या तो मतलब या तो ये वो मार्केट में डायरेक्टली ओपन मार्केट में बेचेगी। किस में ओपन, कौन किसको बेचेगी? ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचेगी तो मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, मार्केट में से पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा तो मतलब तो क्या होगा कि वो जो मुद्रा की पूर्ति है वो कम हो जाएगी, है ना। ज़रूरत के अनुसार वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस खरीद लेगी आरबीआई, है ना। आरबीआई खरीद लेगी तो पैसा जाएगा ओपन मार्केट में, है ना। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और बेचेगी तो पैसा आरबीआई के पास आएगा तो मार्केट में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। इसलिए उसको ओपन मार्केट मतलब यहाँ पे पब्लिक, हम भी खरीद सकते हैं, है ना। सरकार भी खरीद सकती है, बैंक भी खरीद सकती है, पूरा का पूरा ओपन मार्केट रहता है ना। जैसे शेयर खरीदते हैं इसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आरबीआई इसका भी उपयोग करती है, तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ये लिखा है, અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધારવા કે ઘટાડવા આરબીઆઈ ખુલ્લા બજારમાં સરકારી જામીનગીરીઓનું ખરીદ વેચાણ કરે છે। જ્યારે આરબીઆઈ સરકાર પાસેથી જામીનગીરીઓ ખરીદે છે ત્યારે અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધે છે અને જ્યારે ખુલ્લા બજારમાં વેચે છે ત્યારે નાણાંનો પુરવઠો ઘટે છે। આ પ્રકારનું કાર્ય ફુગાવા કે મંદીના નિયંત્રણ કરવા માટે કામ લાગે છે। ભારતમાં 1991 પહેલાં આ સાધનનો ખાસ ઉપયોગ થતો ન હતો, કેમ કે 1991 પછી જ આર્થિક સુધારા આવ્યા, ખુલ્લા બજારમાં વેચવાનું શક્ય બન્યું, બરાબર છે। આરબીઆઈના સરવૈયાને હુંડિયામણના વધતા કે ઘટતા પ્રમાણના આંચકાઓથી મુક્ત કરવા માટે स्टरीलाइजेशन पद्धति क्या होता है? हुंडियामण पता है आपको? हिंदी में क्या लिखा है इसको? तो विदेशी मुद्रा हमारे देश को क्या इफेक्ट करती है? मुझे ये बताओगे कोई? विदेशी मुद्रा हमारे देश को क्या इफेक्ट करती है? विदेशी मुद्रा मतलब हम उत्पादन बेचेंगे, देश का उत्पादन विदेश में बेचेंगे तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा देश में आएगी, है ना। और आएगी तो समझ लीजिए आवक आएगी, तो आवक बाजू लिखूं। उसके बाद हम ये विदेश का उत्पादन हम खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा जाएगी, तो जावकों का होगा ना। अभी ये सब, हाँ, अभी हमने समझ लीजिए कि 5 लाख डॉलर का हमारे पास हमारा उत्पादन विदेश में गया और विदेश की आवक हमें 5 लाख डॉलर हुई, और जावक हमको हुई मतलब विदेश के लोग हमारे पास से आके खरीद के गए और हमारे पास जावक हुई 4,50,000 डॉलर। तो हमको क्या हुआ, फ़ायदा कि नुकसान? अभी भी हमारे पास विदेशी मुद्रा कितनी पड़ी होगी? डिफरेंस कितना होगा दोनों साइड का?
$50,000। तो ये फ़ायदा है कि नुकसान है? ये $50,000 हमको हमारे पास रहा ना, हम जब चाहे इस $50,000 का उपयोग कर सकते हैं विदेश के साथ व्यापार करने के लिए। विदेश के साथ व्यापार करने के लिए $50,000 का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये फ़ायदा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं पुरांत। क्या बोलते हैं? हाँ। लेकिन अगर यहाँ पे 4,50,000 की सामने $5,50,000 यूज़ कर लिया होता तो हमें 50,000 की कमी पड़ती कि नहीं? घटता ना $50,000। इसको बोलते खाद। क्या बोलते हैं? खाद। खाद मतलब घाटा, खाद मतलब कमी, पुरांत मतलब ये तो 11th में था या 10th में था। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। पुरांत का अर्थ होता है एक्स्ट्रा, और खाद मतलब यहाँ पे होता है स्केर। स्केर मतलब कमी, स्केर मतलब कमी। क्लियर? यही तो मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग को तो आप तो कुछ और ही बोल रहे थे कि हमारे देश में ज्यादा आ जाए पैसा और हमारा पैसा उधर ज्यादा चला जाए। हैं? बोल रहे थे ना कि विदेश का ये खाद जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़मीनगिरी आरबीआई जो है वो बेच देती है खुले मतलब जैसे खुले बाजार में बेचा था उसी प्रकार, है ना। और सरकारी ज़मीनगिरियों को बेचेगी तो उतना पैसा आरबीआई के पास आएगा, उतना ये खाद यहाँ पे पूरा कर देगा उतने पैसे से, है ना। अगर पुरांत हुई तो भी आरबीआई क्या करेगी? उतना ज़्यादा पैसा का वो मतलब यूज़ नहीं करेगी, उतनी सरकारी ज़मीनगिरियाँ खरीद लेगी। क्या करेगी? सरकारी ज़मीनगिरियाँ खरीद लेगी, तो मार्केट में पैसा जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे खाद में क्या करेगी? ज़मीनगिरियाँ बेच देगी तो पैसा आएगा तब जाके यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस रहेगा। और बैलेंस रहेगा तो नॉर्मली देखा जाए तो बैलेंस रहेगा तो क्या होगा? हमारा जो रुपया है और मतलब विदेशी मुद्रा के सामने टिका रहेगा। अगर ये बैलेंस नहीं कर पाए हम तो हमारी मुद्रा का अवमूल्यन होगा। अवमूल्यन मतलब मुद्रा का मूल्य कम होगा। मुद्रा का मूल्य कम होगा तो हमारी चीज़ें सस्ती जाएगी, विदेश की चीज़ें महंगी पड़ेगी। लेकिन हमारा मुद्रा का मूल्य कम नहीं होना चाहिए, है ना, कम नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? खाद को पूरा करने के लिए सरकारी ज़मीनगिरियाँ बेच के ये पैसा पूरा कर देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम तो मतलब विदेश से ज़्यादा विदेश का पैसा हमें चुकाएंगे नहीं डॉलर में, तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अरे सातवां समझा रहे थे आप ना। हाँ।